Hello student, welcome to our YouTube channel History with Sonu sir। आर्थिक कारण। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग जो है को काफ़ी धक्का लगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो अंग्रेजों के द्वारा जो है एक नीतियां अपनाई गई वो है आर्थिक नीतियां, जिसके कारण भारतीय कृषि व्यवस्था और भारतीय कुटीर उद्योग का अर्थ होता है वो छोटा व्यापार जो 2 4 5 या 10 लोगों के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया जाता है। तो जो भारत का जो घरेलू व्यापार था, जो कुटीर उद्योग था, भारत की जो कृषि कृषि व्यवस्था थी, ये सभी चीज़ें जो है वो चौपट होने लगी। और ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अंग्रेजों ने आर्थिक नीति के द्वारा अपना फायदा जो है करना वो प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्ग की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। यहाँ पे किसानों को कम बेनिफिट हो रहा था और उन्हें लगान के रूप में अत्यधिक पैसा जो है वो कर के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ रहा था, चुकाना पड़ रहा था। इसके बाद भी यहाँ हम देख रहे हैं जो कुछ टाइम पीरियड बाद जो है नील की खेती करवाई जा रही है, जिससे यहाँ की खेती जो है वो बंजर हो रही है। अगर हम अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा की अगर हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त की, तो अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भूभाग राजस्व के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे जितना कि उन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार या महाजनों के द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, तब सरकार नकदी फसलें जैसे नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती थी और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो अस्थाई बंदोबस्त का मतलब होता है, जो आसपास के जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो पूंजीपति है, उन्हें सरकार अपनी जो है वो प्रॉपर्टी जमीन जो है वो भाड़े पे दे देती थी और वे जो जमींदार वर्ग होते थे वे किसानों को ये प्रॉपर्टी भाड़े पे देते थे और किसानों से मनमाना पैसा लेकर और एक निश्चित शुल्क जो है वो आगे अंग्रेजों को चुका देते थे। अत्यधिक पैसा लेने के कारण जो है अत्यधिक लगान लेने के कारण जमींदारों के द्वारा किसान जो है इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित होने लगा। और किसानों ने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो अंग्रेज अधिकारियों ने एक कदम और आगे उठाकर उसके साथ और बर्बरता करना प्रारंभ कर दिया। उससे नील की खेती, कपास की खेती, गन्ने की खेती करवाई जाने लगी और जो भी बेनिफिट हो रहा था वो सरकार अपने पास तक ही रख रहा था। किसान और भी पीड़ित और लाचार महसूस करना प्रारंभ कर देता है। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे क्योंकि जो भी बेनिफिट हो रहा है वो सरकार रख रहा है और सरकार मामूली सी रकम देकर इनसे कपास और नील जो है वो खरीद कर और मनमाने ढंग से उसको अपने बाजारों में बेचते थे। उद्योगों के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े भारत में बिक्री पर किसी प्रकार की कर या प्रतिबंध नहीं थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो भारतीय जो कपड़ा बना रहे हैं उस पर कई प्रकार के सेंसर लगा रहे हैं, अंग्रेज प्रतिबंध लगा रहे हैं, जबकि इंग्लैंड के द्वारा बनी हुई मशीनी कपड़ों पे भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। तो इसका साफ जो सीधा सीधा और साफ मतलब निकल के यही सामने आता है, अंग्रेज अपने व्यापार की उन्नति और प्रगति के लिए उसकी मदद तो कर रहा है, लेकिन भारतीयों के लिए यही गला की फंदा जो है बन के तैयार हो रहा था। सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया था। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में कामगारों का बेरोजगार होना स्वाभाविक था क्योंकि सरकार वो कभी नहीं चाहती थी भारत जो है एक औद्योगिक हब बन जाए, एक बड़ा सा औद्योगिक
देश बन जाए, जिससे भारत के जितने भी जो मजदूर वर्ग हैं उन तमाम मजदूरों को काम मिलना प्रारंभ हो जाता और भारत बहुत तेजी से प्रगति कर जाता। अंग्रेज ऐसा कभी नहीं चाहते थे और यही कारण था जो अंग्रेज के द्वारा भारत में कोई भी औद्योगिक धंधा जो है वो बहुत तेजी से प्रारंभ नहीं किया जा रहा था, वो काफी धीमी मात्रा में किया जा रहा था। वो भी अंग्रेज अपनी जरूरत के हिसाब से ही वो कर रहे थे। कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से हमने यह देखा है कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था, क्योंकि अंग्रेज ने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं था। वे सभी वर्गों के साथ जो है बर्बरता और अत्याचार की सीमाएं जो है वो सारी हदें वो पार कर चुका था। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समस्याओं पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभरकर सामने आने लगा। अब जो सामने यहाँ पे जो इनका जो जन आक्रोश है, जो विद्रोह है, जो यहाँ निकल के सामने आ रहा है, ये कोई एक दिन की बात तो होती नहीं है। कई वर्षों तक बर्बरता और अत्याचार झेलने के बाद भारतीय जनता जब इस अत्याचार को सह नहीं पा रही थी, असहनीय हो रहा था ये अत्याचार, तब जाके भारतीय जनताओं ने इसके प्रति आवाज उठाना जो है वो प्रारंभ कर दिया, अपनी आवाजों को बुलंद करना प्रारंभ कर दिया। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तब से लेकर 1857 के विद्रोह तक कई विद्रोह हुए। स्वाभाविक सी बात है, हम संथाल परगना विद्रोह को देखेंगे जहां ननकू कान्हू और बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया। उसके बाद हम 1857 की जब बात करते हैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहब, इन तमाम क्रांतिकारियों ने भी विद्रोह किया। लेकिन सभी विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया, कुचल दिया गया और बड़ी बर्बरता के साथ जो है इसका दमन किया गया। लाखों की संख्या में भारतीय मारे गए। 1857 के बाद विद्रोह की बर्बरता, जिसमें नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह प्रमुख है। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिरकार सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके और शुद्धता, सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। और इस लाइन से हमें यही समझ में आ रहा है, जो जैसे ही 1857 की बर्बर अत्याचार जैसे ही अंग्रेजों की समाप्त हुई भी नहीं थी और उन्होंने नील विद्रोह और पवना विद्रोह को भी जो है बहुत ही बर्बरता के साथ उन्होंने दबाने का प्रयास किया। 1857 के विद्रोह से सबक लेते हुए भारतीय जनताओं ने यह निर्णय किया कि अब अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और एक साथ ही मजबूती के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, तभी जाके हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। क्योंकि 1857 से पहले जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी वे सभी व्यक्तिगत रूप से हुई थी और किसी में जो है वो राजनीतिक संगठन, एकता या लगाव का अभाव था, जिसका ये परिणाम सामने आया, जो प्रत्येक लड़ाइयों को अंग्रेजों के द्वारा बड़ी बर्बरता के साथ कुचल दिया गया। लेकिन 1857 से सबक लेते हुए भारतीय जनताओं ने इस फैसले को जो है वो स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया कि तमाम जनताओं को एक साथ मिलकर ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। अगर हम सामाजिक कारण की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ मानते थे एवं भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। अब यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली ये है, जो अंग्रेज अपने आप को हमेशा से सर्वश्रेष्ठ समझते आए और भारतीयों को हमेशा हे अर्थात हीन और नीच दृष्टि से देखना वो प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि कभी भी अंग्रेज भारतीयों को अपने समरूप न बैठने दिया और न इसको ऐसा कोई अधिकार जो है वो प्रदान किया। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा वार्तव्य जो है नहीं किया जाता था। भारत में तो ये स्थिति थी ही, जो भी भारतीय विदेश में जा रहे थे उस टाइम पीरियड में उनके साथ भी ये बर्बरता और अत्याचार की घटनाएं अक्सर हुआ करती थी। अगर हम बात करें इसी घटनाओं में से एक दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर
कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जो है वो जागृत हुआ, क्योंकि भारतीयों के साथ इतना ज्यादा अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ चुका था। ये अत्याचार सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं थी, ये अत्याचार रेलगाड़ी, क्लबों, सड़कों तक जो है अत्याचार देखने को मिल रही थी। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा था, विश्व के जिस भी देश में भारतीय थे जहाँ पे अंग्रेजों का उपनिवेश स्थापित था, वे तमाम ऐसे जगहों पे भारतीयों के साथ अत्याचार होना प्रारंभ हो चुका था। अगर हम सरकारी सेवाओं की बात करते हैं तो सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। यहाँ हम देख रहे हैं जो भी सरकारी सेवाएं हैं, अंग्रेज अधिकारियों को ऊंचा ऊंचा पोस्ट प्रदान किया जा रहा था, वहीं जो भारतीय थे उन्हें कभी भी ऊंचे ऑफिसर रैंक के पोस्ट को जो है वो दिया ही नहीं जा रहा था। इनसे हमेशा सरकारी सेवा में भी इनके साथ भेदभाव हुआ, और कहीं ना कहीं यही सब कारण जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना का शंखनाद यहीं से प्रारंभ होता है। सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों में के हाथों में था। सैद्धांतिक रूप से इन सेवा को चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित हो पाना कठिन था। अब यहाँ जो एक बात निकल के सामने आ रही है, जो भारतीयों के लिए उच्च सेवा पदों पे कार्यरत करने के लिए रास्ता तो खोला गया अंग्रेज के द्वारा, लेकिन उसमें भी कठिनाइयां ये थी जो उन्हें जो ये एग्जाम है वो इंग्लैंड में जाकर ही देना था। और इसका ये परिणाम निकल के सामने आया, जो वो इंग्लैंड तक पहुंच ही नहीं पाते थे। बहुत सारे जो भारत के मेधावी छात्र थे, बहुत कम ही लोग वहां तक जो है वो पहुंच पाते थे। यदि कोई भारतीय सफल भी हो गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पदच्युत करने की सरकार की कोशिश जो है वो की जाती थी। अगर कोई इस सेवा के लायक बन भी जाता था तो सरकार उसे किसी न किसी माध्यम से जो है वो हटाने का वो प्रयास किया करते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया, अतः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया। आप यहाँ जो एक पिक्चर देख रहे हैं, जिन महानुभाव का आपने ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ये ये अंग्रेज के जो है प्रथम आईसीएस हैं।